द पब्लिक इंडिया के व्यूअर्स का स्वागत है। मैं हूं गज़नफ़र अब्बास। आज हम एक ऐसे इशू के बारे में बात करना चाह रहे हैं जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी एजुकेशन से जुड़े हुए और एक किताब को लेकर आमने सामने आ गई है और काफ़ी तीखी राजनीति शुरू होने की संभावना लग रही है। मुद्दा क्या है? मुद्दा है एक किताब जो कि स्कूल में पढ़ाई जा रही है पिछले कुछ सालों से क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स को। किताब का नाम है आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत। ये किताब खुद राजस्थान की बीजेपी गवर्नमेंट ने छपवाई है, जो कि पिछले कुछ सालों से स्कूल्स में पढ़ाई जा रही है। प्रॉब्लम ये है कि वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर मदन दिलावर का कहना है कि ये किताब बच्चों को नहीं पढ़ानी चाहिए, और जो उन्होंने उसमें आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, जो उन्होंने रीज़न्स बताए हैं, वो बहुत ही अजीब व गरीब हैं। रीज़न्स क्या है? पहला रीज़न उनका ये है कि चूँकि इसके मार्क्स नहीं जोड़ते हैं और स्टूडेंट्स को सिर्फ ये पढ़ने के लिए किताब है, इसलिए इसको नहीं पढ़ना चाहिए। ये तो बहुत ही अजीब सी बात है, क्योंकि किताबें तो पढ़ने के लिए ही होती हैं। और कुछ और उन्होंने रीज़न्स बताए हैं। उनका कहना ये है कि ये महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर, उन्हीं को ग्लोरीफाई करती है, और बाकी कुछ और नेता जो आज़ादी के मूवमेंट के नेता या बाद में जिन्होंने देश में योगदान दिया, उसके बारे में कोई ख़ास बात नहीं करती। राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर का कहना है कि जैसे और नेता लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस तरह के फिगर्स और कुछ ऐसे फिगर्स जिन्होंने कभी बीजेपी की बुनियाद रखी, जैसे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनको भी इस किताब में होना चाहिए था और बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, जिसकी वजह से वो ये चाहते हैं कि बच्चों को ये ना पढ़ाई जाए। लेकिन कुछ और आर्ग्यूमेंट्स भी उन्होंने दिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि एक उन्होंने शब्द यूज़ किया है, पॉइज़न, जो कि अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि अगर लाखों रुपए किसी ऐसे मटेरियल पर ख़र्च कर दिए जाएं जो कि जहर हो, तो क्या ये बच्चों को पढ़ना चाहिए? क्या ये कंज्यूम करना चाहिए? जो कि अपने आप में बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। अब इस किताब को जो बंद करने का या डिसकंटिन्यू करने का जो बीजेपी गवर्नमेंट का और वहाँ के जो राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनका जो ये फरमान आया है, इसके ऊपर कांग्रेस ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने एक ट्वीट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि ये एक बिल्कुल सच है कि ज़्यादातर आज़ादी के बाद से जो सरकारें रही हैं वो कांग्रेस की रही हैं। क्योंकि कांग्रेस की ज़्यादा सरकारें रही हैं तो कांग्रेस के नेताओं की ज़्यादा बात होगी, कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर्स ने जो काम किए उनकी बात होगी, पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या योगदान रहा और उसके अलावा महात्मा गांधी का क्या रोल रहा। उन्होंने ट्वीट में ये भी कहा कि कांग्रेस की जो सरकारें हैं उन्होंने देश के डेवलपमेंट के लिए, यानी कि विकास वही शब्द जिसके ऊपर बीजेपी पिछले तकरीबन 11 साल से पॉलिटिक्स करती आई है और उसी पर वोट मांगती आई है, तो उसी को कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ज़्यादा सरकारें रही हैं और उसमें जो उन्होंने विकास किया है उसी से देश की बुनियाद पड़ी है। चाहे वो देश का चंद्रयान मिशन हो, साइंटिफिक बहुत से मिशंस हों, और तमाम जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी बुनियाद और रखना और उनको मजबूत करने के पीछे भी कांग्रेस की सरकारें हैं। तो क्यों ना उन्हीं की बात होगी अगर हम आज़ादी के बाद भारत के स्वर्णिम काल की बात करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ऐसा लगता है कि राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर को, कि इसमें जो है वो दूसरे सरकारों के नेताओं की बात नहीं हो रही है, तो क्यों ना इसको बंद करने के बजाय वो अपने जो उनके जो सरकारें हैं, जो चाहे केंद्र की सरकार हो या स्टेट की सरकार हो, अगर उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जो कि ज़रूरी है बच्चों को बताना, तो वो उसमें पेजेस ऐड करके उसको भी रीप्रिंट करा के बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि राजस्थान के एजुकेशन बोर्ड का कहना यह है कि तकरीबन 5 लाख किताबें छप चुकी है, जो कि डिस्ट्रीब्यूट भी हो चुकी हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं, और तकरीबन 80% जो स्टूडेंट्स हैं पूरे राजस्थान स्टेट के स्कूल्स में, उनको वो डिस्पैच हो चुकी हैं। अब ऐसे वक्त में इसको डिसकंटिन्यू करना, ये उनकी भी समझ से बाहर है। तकरीबन 20,000 स्कूल्स में ये किताब डिस्ट्रीब्यूट हुई है, और उन्होंने ही ये डिस्क्लोज़ किया है, राजस्थान का जो एजुकेशन बोर्ड है उन्होंने ही ये बात डिस्क्लोज़ की है कि उन्होंने ये किताब तब छापी जब राजस्थान की गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया। यानी एक तरफ राजस्थान की जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो इस किताब को छपने के लिए अप्रूवल दे रही है, और छप जाने के बाद, बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाने के बाद
और तमाम स्कूल्स में ये किताब पहुंच जाने के बाद अब एकदम से फरमान आता है शिक्षा मंत्री का कि साहब ये जो है किताब अब डिसकंटिन्यू होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ नेहरू और गांधी को ग्लोरीफाई किया गया है और इसके चूँकि मार्क्स नहीं जोड़ने हैं इसलिए इसको हटा देना चाहिए। तो इस तरह के तो और भी कुछ पेपर्स होते हैं, जैसे कि फ़िज़िकल एजुकेशन का पेपर है, अगर यही आर्ग्यूमेंट ले लिया जाए, फ़िज़िकल एजुकेशन का पेपर होता है, कुछ और स्टेट बोर्ड्स में ऐसे पेपर्स होते हैं जो कि सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक के तौर पर पढ़ाए जाते हैं। तो क्या अगर मार्क्स नहीं जुड़ेंगे तो क्या उनको भी हटा देना चाहिए? अब मैं आपको एक ब्रीफ करना चाह रहा हूँ इस बुक के बारे में जिसका नाम है आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत। तो आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत में क्या क्या हुआ, जैसा कि आप सभी को पता है, सभी हिंदुस्तानियों को पता है कि आज़ादी के बाद से कांग्रेस की गवर्नमेंट रही और एक बहुत लंबे वक्त तक कांग्रेस जो है वो सरकार में रही, केंद्र सरकार में रही और पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर बने, जिनका रोल एजुकेशन सेक्टर में और कई शुरुआती एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अलावा बहुत से जो साइंटिफिक प्रोग्राम्स हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसका नाम अब नीति आयोग कर दिया गया है, और भी तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब शुरुआत के डिसीजंस लिए गए गवर्नमेंट में और वो रखे गए। लेकिन ज़रूरी है इस बुक के बारे में देखा जाए कि इस बुक में आखिर ऐसा क्या है क्या जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, इसमें कंटेंट्स क्या है। तो कंटेंट्स में आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कंटेंट को अगर हम जिस्ट के तौर पे देखें तो वो है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल डेवलपमेंट, यानी कंट्री का आज़ादी के बाद से पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ। और अगर देखा जाए तो पूरे किसी कंट्री का जो प्रोग्रेस होती है, जो डेवलपमेंट होता है, वो इन तीन चीज़ों पे बहुत डिपेंड करता है कि पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी रही, पॉलिटिकल क्या डिसीजंस लिए गए, क्या पॉलिसीज़ अडॉप्ट की गई, इकॉनमी में किस तरीके की पॉलिसी अडॉप्ट की गई और सोसाइटी के ऊपर किस तरीके से ध्यान दिया गया। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया में एक बहुत ही डाइवर्स सोसाइटी है, तमाम तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, बहुत तरह के रिलीजन्स हैं, तो उससे रिलेटेड है कि जो सोशल डेवलपमेंट है वो भी भारत जैसे देश के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चैप्टर्स हैं इसमें, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिखा गया, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दूसरा है इसमें कि जो एक थॉट के ऊपर है कि पंडित नेहरू के जो पॉलिटिकल थॉट्स थे या इकोनॉमिक थॉट्स थे वो किस तरीके से आइडिया ऑफ इंडिया को देखते थे कि कैसे इंडिया को प्रोग्रेस करना चाहिए आफ्टर फ्रीडम, उसके बारे में एक चैप्टर है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, किस तरह की पॉलिसीज़ होना चाहिए रूरल एरियाज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से या अर्बन एरियाज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि फ्यूचर में हम एक विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ सकें। कुछ और इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जैसे कि यूनिटी कितनी इम्पॉर्टेंट है इंडिया में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि डाइवर्सिटी है इतनी इस कंट्री के अंदर, तो उस डाइवर्सिटी के साथ यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो यूनिटी के ऊपर एक चैप्टर है और यूनिटी में जो जिस तरीके से स्टेट्स गवर्नमेंट्स और स्टेट्स के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके किस तरीके से कोलैबोरेशन के साथ काम करती हैं उसके ऊपर फोकस किया गया है। कुछ और इश्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं जैसे कि कम्युनलिज्म के ऊपर इसमें बात हो रही है कि कम्युनलिज्म कितना यानी सांप्रदायिकता कितनी ख़तरनाक है इस कंट्री के लिए जहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी है। सिर्फ हम इसको हिंदू मुस्लिम बाइनरी या फिर रिलीजियस तौर पे नहीं बल्कि इंटर रिलीजियस कास्ट के बेसिस पे, भाषाई स्तर पर और दूसरे कई और स्तर पर जो क्षेत्रीय स्तर होते हैं उसके तौर पर भी इसको देख सकते हैं, जिसमें कि ज़रूरी है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जब वो यंग माइंड्स होते हैं, स्टूडेंट हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि क्यों ज़रूरी है कि हम ये जानें कि कम्युनलिज्म इज़ लाइक कैंसर फॉर इंडियन सोसाइटी। ये इसलिए भी ज़रूरी है चैप्टर क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 11 साल में जिस तरीके से कम्युनलिज्म में राइज़ हुआ है ड्यूरिंग दी बीजेपी गवर्नमेंट इन द सेंटर और अलग अलग स्टेट्स में, स्पेशली जो हिंदी बेल्ट है जहाँ हिंदी बोली जाती है, हिंदी जो बेल्ट है उसमें किस तरीके से कम्युनल इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़े हैं और कितनी ज़्यादा तेज़ी से जो है हिंदू मुस्लिम के तौर पे जो है नफ़रतें बढ़ाने की कोशिश हुई है, जिसमें एक पपेट मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। तमाम रिपोर्ट्स आ चुकी हैं इसके ऊपर, इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ दर्शकों के लिए क्योंकि जो आगे मैं आपको बात बताने वाला हूँ कि क्यों इस किताब को डिसकंटिन्यू किया जा रहा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस तरह के चैप्टर्स इस किताब में हैं और जब यंग माइंड्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं और जब वो इस तरह की चीज़ों को पढ़ते हैं
और उसके ऊपर चिंतन करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, तो उनको पता होता है कि फ्यूचर में किसी कंट्री को डेवलप करने के लिए किस तरह की चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है और कौन सी बारीक चीज़ें होती हैं जहाँ पर सबको यूनाइट होने की ज़रूरत है। इस बुक के असल में 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो है जिसके बारे में मैं आपको अभी बता चुका हूँ। दूसरा पार्ट है जो शायद ज़्यादा राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को लग रहा है, जिसमें कि थोड़ा सा जो यूपीए की पॉलिसीज़ हैं उसको एनडीए की पॉलिसीज़ से कंपेयर किया गया है। यानी कि कांग्रेस के टाइम में जो गवर्नमेंट्स रहीं उन्होंने किस तरह की पॉलिसीज़ अपनाई और पिछले 11 साल में ख़ास तौर पे जो एनडीए की गवर्नमेंट है, जिसको आप मोदी सरकार के नाम से जानते हैं, इस टाइम मोदी सरकार जो हमारा मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया कहता रहता है, तो उसमें किस तरह की पॉलिसीज़ अपनाई गई हैं। इसमें बात की गई है कि कैसे राइट टू एजुकेशन और राइट टू इन्फॉर्मेशन यूपीए के कार्यकाल में लाया गया। हालांकि उसमें बहुत से और एक्टिविस्ट का रोल है, कांग्रेस के ऊपर भी प्रेशर था और बाद में ये इंट्रोड्यूस हुआ। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस के टाइम में ये दोनों एक्ट लाए गए, और जिससे काफ़ी जो है चीज़ें देखने को मिली, कई तरह की पार्शियलिटी आई राइट टू इन्फॉर्मेशन से। सिटीज़न्स को पता लगा कि किस तरीके से गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स काम करते हैं और एक तरीके से पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है। राइट टू एजुकेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट लाया गया था। और इसमें बात है डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जिस तरीके से इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करी और किस तरीके से इकॉनमी ग्रो हुई, वो इस किताब में के पार्ट 2 में दिया गया है। शायद ये बहुत क्रिटिकल है, और इसके साथ जो और ज़्यादा क्रिटिकल है बीजेपी के लिए, जिसकी वजह से इस किताब को डिसकंटिन्यू करने की कोशिश हो रही है स्कूल्स में, वो ये है कि इसमें बात की गई है कि जो अभी पिछले रिसेंट ईयर्स में कुछ इकॉनमी से रिलेटेड जो डिसीजंस लिए गए हैं उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है। जैसे कि नोटबंदी, डीमोनेटाइजेशन। आप सभी को पता है कि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 3 ऑब्जेक्टिव्स बताए थे। ऑब्जेक्टिव था कि करप्शन ख़त्म हो जाएगा, ब्लैक मनी सारा ख़त्म हो जाएगा मार्केट से, और टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा। और बाद में जो सारी रिपोर्ट्स आई, सभी को पता, पूरे देश ने देखा कि इसमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल नहीं हुआ। तो इसमें डीमोनेटाइजेशन की बात की गई है इस किताब में। स्वच्छ भारत अभियान की बात की गई है, स्वच्छ भारत अभियान में कितना पैसा खर्च किया गया और उसके क्या रिज़ल्ट्स रहे। और जो जीएसटी, जो जीएसटी एक्ट आया, जिसको कि राहुल गांधी ने नाम दिया कि गब्बर सिंह टैक्स, उस टैक्स के आने के बाद जो उसमें स्लैब्स थे उसका क्या असर हुआ मार्केट के ऊपर और छोटे बिजनेसमैन के ऊपर किस तरीके से असर हुआ, ये सारी चीज़ों के बारे में पार्ट 2 में जिक्र किया गया है। तो ये जो पार्ट 2 है ये ज़्यादा क्रिटिकल है, और कुछ जो उनका ऑब्जेक्शन है राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का, कि इसमें जो है पार्ट 2 में जो कांग्रेस के दूसरे लीडर्स हैं, इंदिरा गांधी की बात हो रही है, राजीव गांधी की बात हो रही है, सोनिया गांधी का भी फ़ोटोग्राफ लगा हुआ है और राहुल गांधी का भी फ़ोटोग्राफ लगा हुआ है। इसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन दिए हैं। अब जो शिक्षा मंत्री हैं राजस्थान के मदन दिलावर साहब, वो चाहते क्या हैं? उन्होंने ये कहा कि ये हमको जो है पॉजिटिव कंटेंट पढ़ाना चाहिए। यानी कि उनके हिसाब से जो आज़ादी के बाद 70 साल तक लगातार तकरीबन जो है जो गवर्नमेंट्स रहीं, जो सेंटर में ख़ासतौर से जो कांग्रेस के रूल में जो गवर्नमेंट्स रही, उसमें जो जो चीज़ें हुई वो उनको पॉजिटिव नहीं लगती हैं, बल्कि उनको नेगेटिव लगती हैं अगर इसको हिस्ट्री के तौर पर पढ़ाया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप एकेडमिक्स में पढ़ते हैं तो जो भी चीज़ें हो चुकी हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंस से पहले हुआ हो, इंडिपेंडेंस के बाद हुआ हो, कल तक जो भी हो चुका वो इतिहास है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो इसमें ज़्यादा क्रिटिकल बात है कि इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में जिक्र नहीं है कि उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें करी पिछले 11 साल में, उन्होंने कौन से बड़े बड़े काम किए, किस तरीके से देश के बारे में की, जिसमें उन्होंने कश्मीर से आर्टिकल 370 के रिमूवल की उन्होंने बात की है। उन्होंने बात की है कि राम मंदिर का भी इसमें जिक्र होना चाहिए था, वगैरह वगैरह वगैरह। मोटे मोटे तौर पर कुछ बातें सामने आ रही हैं। पहली बात तो ये कि ये जो 2 नेशनल पार्टीज़ कांग्रेस और बीजेपी के रूल में जिस तरीके की पॉलिसीज़ एडॉप्ट की गई अलग अलग फ्रंट्स के ऊपर, सोशल अपलिफ्टमेंट के ऊपर, इकोनॉमिक्स के ऊपर और पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर पॉलिसीज़, उन तमाम चीज़ों को लेकर जो चीज़ें हुई, जो फैसले लिए गए, उनका एक तरीके से कंपैरेटिव क्लैश है।
इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक कंपैरेटिव क्लैश है, क्योंकि मोदी सरकार लगातार मोदी जी और उनका जो पूरा मीडिया तंत्र है, वो उनके सारे मिनिस्टर्स आप सब जगह देख सकते हैं, वो यही कहते चले आ रहे हैं कि ये बहुत अमृतकाल है और इससे पहले अमृतकाल कभी आया ही नहीं था और देश जो है विकास की सबसे ऊंची बुलंदी के ऊपर है और ये अमृतकाल चल रहा है। तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये अमृतकाल वर्सेस कोट अनकोट पॉइजन, जो कि शिक्षा मंत्री राजस्थान के बीजेपी के खुद मदन दिलावर साहब का स्टेटमेंट है कि वो इसको पॉइजन के तौर पे देख रहे हैं। तो क्या इसको मोदी सरकार का अमृतकाल वर्सेस पॉइजन या मोदी सरकार का अमृतकाल वर्सेस आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत बुक के तौर पर देखा जाए? असल में प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम इससे भी कहीं ज़्यादा बिगर है। आपने देखा होगा पिछले पूरे 11 साल में, ना कि सिर्फ 11 साल में, उससे पहले भी 2014 के इलेक्शन से पहले पूरा मीडिया तंत्र किस तरीके से मोदी की जय जयकार हुई और किस तरीके से एक पॉलिटिकल फिगर के तौर पे पेश किया गया, एक विश्वगुरु के तौर पर पेश किया गया, जो आज तक होता चला आ रहा है। और अक्सर जो है डिबेट्स आती हैं मोदी वर्सेस नेहरू। हालांकि मोदी वर्सेस गांधी तो अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया है और मोदी वर्सेस नेहरू में भी काफ़ी पीछे चल रही है बीजेपी, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि फ्रीडम फाइटर भी रहे और उनके साथ महात्मा गांधी, जिनके बिना इंडिया के इंडिपेंडेंस के बारे में सोचना भी इनकम्प्लीट है और नाइंसाफ़ी है इंडिया की हिस्ट्री के साथ, इंडिया के इंडिपेंडेंस के साथ। इन दोनों ही फिगर्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहा है इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में। जो महात्मा गांधी का जो फिगर है, महात्मा गांधी जो हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों इंटरनेशनल फेम इनके पास शुरू से है और वर्ल्ड लेवल पर जिस तरीके से इनकी ख्याति है बिना मीडिया प्रोपेगेंडा के, वो मोदी जी के साथ नहीं है। ये कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत खटकता है कि तमाम तरह के हथकंडे अपनाने के बाद भी वो कंपेयर नहीं कर पाते हैं और नेहरू से या गांधी से आगे नहीं जा पाते हैं। कई किताबें लिखी गई मोदी जी के ऊपर, तमाम तरह की ग्लोरिफिकेशन मोदी जी के ऊपर हुआ। अभी उनके 11 साल के जो कार्यकाल है उसके ऊपर एक ई बुक भी लॉन्च हुई है। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद किस तरीके से स्टैंड किया जाए मोदी जी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने, और अब तो ये भी समझ में आ रहा है कि महात्मा गांधी के भी सामने शायद स्टैंड करने की कोशिश हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं उसी का एक अटेम्प्ट है कि अगर स्कूल्स में ये नहीं पढ़ाया जाएगा कि इंडिपेंडेंस के बाद किस तरीके से पॉलिसीज़ अडॉप्ट की गई गवर्नमेंट में और उनका इम्प्लीमेंटेशन के बाद इंडिया में क्या क्या प्रोग्रेस हुआ, क्या निगेटिव्स हुए, क्या पॉजिटिव हुए, जो भी है एकेडमिक्स के तौर पे अगर नहीं पढ़ाया जाएगा तो फिर जो स्टूडेंट्स हैं, यानी यंग माइंड हैं, अभी वो 11th या 12th क्लास में हैं, ग्रेजुएशन में हैं, अभी नहीं पढ़ेंगे तो वो कभी नहीं पढ़ेंगे। तो जब हिस्ट्री पढ़ी ही नहीं जाएगी तो कुछ पता भी नहीं होगा और जो अमृत काल में हो रहा है वही पता होगा और जो विश्वगुरु जी कर रहे हैं सिर्फ उतना ही समझ में आएगा। क्योंकि मीडिया का प्रोपेगेंडा हमेशा यही रहता है कि विश्वगुरु यानी मोदी जी हमेशा जो है वो 18-18 घंटे काम करते हैं और पूरे वर्ल्ड में उन्होंने ही देश का नाम रोशन किया है और उनकी वजह से देश जाना जाता है। जबकि सबको पता है कि बिना महात्मा गांधी के देश का नाम को सोचना पूरे वर्ल्ड में, ये अपने आप में एक नाइंसाफ़ी है। तो अगर हिस्ट्री मिट जाएगी तो क्या हिस्ट्री मिट जाएगी तो फिर ये भी मिट जाएगा कि हु किल्ड गांधी। और जो एक डिबेट भी रहती है कि क्या आरएसएस के वो लीडर्स जिन्होंने आरएसएस की बुनियाद रखी और पैटर्न ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी के लिए, उनको सत्ता में लाने के लिए, उसके जो तमाम लीडर्स हैं जिनको बीजेपी और मोदी सरकार तमाम तरीके से ग्लोरीफाई करते रहते हैं, जिसमें नाम आता है वीर सावरकर का, जिसमें नाम आता है नाथुराम गोडसे का और हेडगेवार और तमाम लीडर्स जो आरएसएस के आइडियलॉग्स हैं, गोलवलकर का। तो इनको कैसे इस्टेब्लिश किया जाए, यानी हिस्ट्री से अगर नेहरू और गांधी हटें तो आरएसएस के लीडर्स को इस्टेब्लिश करना काफ़ी आसान हो जाता है। लेकिन क्या ये मुमकिन है? इससे पहले भी तमाम कोशिशें बीजेपी की तरफ से हो चुकी हैं। बीजेपी के ऊपर आरोप लगते हैं कि बीजेपी ने एजुकेशन को काफ़ी
भगवा करने की यानी सेफ्रोनाइज करने की कोशिश की है। कई तरह के चैप्टर्स ऐसे कई बोर्ड से निकाल दिए गए हैं, सीबीएसई बोर्ड से भी, जिसमें सेकुलर वर्ड आया। आजकल भी सेकुलरिज्म के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काफ़ी डिबेट चल रही है। और भी इस तरह के जो है चैप्टर्स जो है अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स में या तो हटाए गए हैं या फिर सेंट्रल जो बोर्ड है वहाँ से हटाने की कोशिश की गई है, जिससे कि बीजेपी और ख़ासतौर से मोदी सरकार का जो पूरा एक नैरेटिव है वो ज़्यादा होकर के सामने आए और मोदी जी एक बड़े नेता के तौर पर, एक विश्व गुरु के तौर पर जो उनको क्लेम किया जाता है वो इस्टेब्लिश हो सके। आखिर में हम यही कहेंगे कि हिस्ट्री जो है वो ना ही मिटाई जा सकती है और ना ही लिखी जा सकती है। आज के लिए इतना ही। एक नए मुद्दे के साथ फिर से दोबारा हाजिर होंगे एक नए शो में। शुक्रिया।